नमस्कार दोस्तों, अगर आज का ये क्लास आप ईमानदारी पूर्वक क्लियर कर लेंगे ना तो आपको आज से मैथ में डर नहीं लगेगा और आप अपने एग्जाम में जा करके पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा। और ये फॉर्मेट अगर आपको पता होगा तो आप अपने एग्जाम में 100 में 90 प्लस अंक ला सकते हो। और इसी तरीका को अपना करके हम भी अपने मैथ के एग्जाम में भाई 97 नंबर लाया था। तो चलिए आज के इस मैथ के फॉर्मेट को समझते हैं। और आज का मेरा टारगेट है कि पूरा 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव याद दिला देना। बट सबसे बड़ी चीज आज मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज समझिएगा, 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके लाया हूं। बस इसमें से बताऊंगा आपको मात्र 60 क्वेश्चन और इसमें आपको याद करना है मात्र फॉर्मेट 50 क्वेश्चन की टारगेट लेकर के चलना है कि हमको 50 पूरा कंप्लीट होना चाहिए तो होना चाहिए। तो चलिए आज जम के हम लोग फॉर्मेट को समझते हैं और मात्र 50 क्वेश्चन इसमें से आप किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन इजी होके हार्ड होके क्लियर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम का फॉर्मेट पता चल जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए यहाँ पे आज पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जहां पे ए नॉट इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसका आंसर आपको पता है, बट एक मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। ए नॉट इक्वल 0 ये क्यों दिया, ये देने का रीजन है अगर ये 0 हो जाएगा ना तो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पे आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। आप कहिएगा सर माइनस बी बट्टा का ए होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम नहीं भी बताएंगे ना तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग काम क्या कर लीजिए, पहला फॉर्मेट को समझ जाइए। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से इसे क्लियर कर लेना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चन को खत्म कर दे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा दूसरा मूल बताइए। ये एग्जाम में जो है ना भाई बार बार रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन, याद है तो ठीक है, नहीं याद है समझ लीजिए, अदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लगेगा। बट ध्यान दीजिएगा भाई साहब, 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 लिख दीजिएगा। एक नियम सिखाए थे ना आपको कि सर फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है, पहला में तीसरा से गुना 3 के 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा गुना करने पर 9 आना चाहिए लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर 10 आना चाहिए, तो इसमें 9 गुना का 1 कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो यानी कि बड़ा वाला में माइनस और यहाँ पे प्लस है भाई साहब, इसका मतलब दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का x प्लस का 3। ये समझ में आई क्या, अगर आपने द्विघात बहुपद पढ़ा होगा आभाज्य गुणनखंड विधि से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का भाई क्या बचेगा 3, और इसमें देखिएगा ध्यान से तो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बाहर निकालेंगे और दोनों में कुछ माइनस नहीं है यानी कि x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये दोनों एक जैसा है भाई साहब, निकाल दीजिए और निकालने के बाद यहाँ पे 3x कर दीजिए माइनस 1 कर दीजिए, x माइनस 3 बराबर का 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर का 0। यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी तो ये 1/3 इधर से आएगा तो एक तो है यानी दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये भी तरीका है और यह भी तरीका आपको बता देते हैं, यहाँ पे 1/3 को छोड़ करके बाद बाकी सब रख करके भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत सारा नियम है बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर आपके एग्जाम में शुरुआती पॉइंट में ऐसा क्वेश्चन है तो इसे अभी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, छोड़ दीजिएगा, वहां पे पहले इजी क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि हमको स्मार्ट नहीं बनना है ना जी, हमको पूरी 100 में से क्या चाहिए भाई, मात्र 50 में 50 चाहिए, वो भी करेक्ट टू करेक्ट और वो भी कम समय में। तो किस क्वेश्चन पे ध्यान देना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर है ना, सी 9x स्क्वायर के x प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान है तो k का मान क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं हो जाएगा। ठीक है ना जी, 9x स्क्वायर मतलब कि प्लस 6x के प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 9x स्क्वायर प्लस 6 के x प्लस 4, इसका मूल क्या है भाई साहब, वास्तविक और यहाँ पर क्या है, समान है। वास्तविक और समान कब होता है आपको पता है, आप कहिएगा जी सर हम
जानते हैं, वास्तविक और समान तब होता है जब डी का मान जो होता है भाई साहब 0 होता है। यहाँ ए की जगह देखिएगा 9 और यहाँ पे बी की जगह देखिएगा 6 के और यहाँ पर सी के देखिएगा जगह पे 4 दिया है। डी बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा और डी बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 6 के स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना ए की जगह पर 9 गुना सी की जगह पे क्या है भाई 4। देखिएगा ध्यान से 6 1 36 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9 चौका 36 और 36 में भाई साहब 4 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 16 नवा कितना 4 चौका 16 16 नवा 144 हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई जल्दी से बता दीजिए। आप कहिएगा जी सर इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल है, डी का मान आप निकाल रहे हो। अब देखिएगा यहाँ पे जब 0 हो जाएगा ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधी 36 यहाँ पे के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 और ये के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बटा का यहाँ पे 36 कर दीजिएगा, ये कट जाएगा यानी के स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4 मरतबे में कट जाएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा यानी के का मान आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी एक आ जाएगा प्लस में 2 एक आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ प्लस में 2 और माइनस में 2 यहाँ पर है ऑप्शन सी में। एक बार जो है भाई साहब ऑप्शन सी बोल दीजिए 3 का करेक्ट आंसर। अभी मैं बताऊं ना फॉर्मेट आपको बताऊंगा, ये सब क्लियर आपको करना है कि नहीं करना है ये भी अंत तक बताऊंगा। इससे इजी भी क्वेश्चन आएगा जो आपसे फटाफट बन जाएगा। तो ये सारा चीज हमको कैलकुलेशन करके बताना है, बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है भाई साहब। यहाँ जवाब देना है सबसे पहले समझिए द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y बराबर 1 के मूल का गुणनफल होगा। बताइए मूलों का गुणनफल, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जल्दी से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है भाई c बाई ए होता है और c के जगह पे यहाँ पर 1 है, a के जगह पे यहाँ पे 4 है, 1/4 जल्दी से बता दीजिए कहां पर उपस्थित है। बोला ना इसी टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करना है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए भाई 4 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए इज द करेक्ट बोल देना है और जल्दी से बोल दीजिए ए इज द करेक्ट आंसर और इसी के साथ इसी जोरों शोरों के साथ अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा ध्यान से। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या हो जाएगा। मैं पहले आपको ये क्वेश्चन बता रखा हूं, बट अगर नहीं पता है ना जी तो जा करके वहां भी देख लीजिए। अब वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी बोला ना वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको मतलब घटा के बराबर कर दीजिए, इसमें से इसको घटा के बराबर कर दीजिए। ना समझे समझिए 3x लिख दीजिएगा इसे घेर करके, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। और एक मिनट भाई सुन लो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना जी, इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। x यानी कि 3x कर देंगे माइनस यहाँ पे कर देंगे x + 2, ये हो जाएगा बराबर यहाँ पे कर देंगे भाई 4x + 1 और माइनस कर देंगे कितना 3x। लो आपका क्वेश्चन बन गया। ध्यान दीजिएगा यह जाएगा 3x, यह जाएगा माइनस का x, यह जाएगा माइनस का 2। इतना सिंपल है भाई। ये देखो 4x + 1 इधर आ जाएगा माइनस का 3x। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, ये जो घटेगा ना भाई तो यह आ जाएगा आपका 2x माइनस का 2 और ये वाला आ जाएगा भाई 4 में से 3 गया तो x + का 1 आ जाएगा। 2 को इधर भेजिए, x को उधर भेजिए, 2x इधर का माइनस x बराबर का 1 और प्लस का 2 आ जाएगा, यानी x का मान 3 आ जाएगा। जल्दी से 5 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए, 5 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन बन गया। फॉर्मेट समझ में आया कि ना आया ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और ये सारा क्वेश्चन भारी पहले हम इसीलिए रखे हैं क्योंकि पहले सब दिखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लास्ट में जाते हैं आप लोग तो थोड़ा जल्दी भागने लगते हैं, हम भी छटपटा जाते हैं, 1 घंटा से ज्यादा जाता है ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन से याद कर लेना है, फॉर्मेट खाली जाना है, ठीक है जी। आपको इस सब क्वेश्चन को पहले वहां पे सोल्व नहीं करना है, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, वहां जाकर के पहले भारी नहीं बनाना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। बताइएगा समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर क्या हो जाएगा। हाँ जी ये क्वेश्चन को बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बिना पूछे बनाएंगे। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है तो आपको बताए थे कि अगला में से पिछला को घटा दीजिए। आप तो आंसर बता भी दिए कि सर यहाँ पे -4 में से हम 0 को घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। आप कहिएगा सर नहीं पड़ेगा,
तो 6 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आप लोग बोलिएगा सर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा इजी इजी कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पहला दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आधा घंटा लगा दिया तो हो गया, काम खत्म, खेला खत्म हो जाएगा भाई। पहले सभी क्वेश्चन को देख लेना एग्जाम में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -6 का बराबर पद क्या हो जाएगा भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको जवाब देना है, 100% देना है। ट्रिक समझो क्या है, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे पहला पद कितना है भाई, 14 है। ए बराबर 14 लिख दो और डी बराबर आपको क्या करना है भाई, अगला में से इसमें से इसमें घटाइएगा तो आपका आ जाएगा भाई -5 आ जाएगा। और बराबर पद बोले तो आपको लिखना है ए प्लस का 11d, ए प्लस 11d। चौथा पद बोले तो ए प्लस का 3d। 10वां पद बोले ए प्लस का 9d। आपको फॉर्मूला और उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरीका से लिखिएगा। एक इस जगह 14 लिख दीजिए और प्लस में 11 गुना कर दीजिए -5, 14 हो जाएगा। 11 पचे 55 हो जाएगा। घटा लीजिए, घटाने के बाद जो आंसर आ जाएगा भाई लिख लीजिए। सबसे पहले चीज तो ये माइनस में लिखाएगा और 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस का 41 जल्दी से बता दीजिए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसी तरीका से 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में, 5-5 सेकंड में, 20-20 सेकंड में आंसर करेक्ट टू करेक्ट जानना है। और आपको लगे कि जिसमें हमको 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए 13 यानी कि ए बराबर का 13, ठीक है, एवं सार्व अंतर डी यानी कि डी बराबर का भाई दिया है -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम 10 पदों का योगफल यानी कि n की जगह पे 10 दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव है ना भाई, नहीं बनाना है छोड़ दीजिएगा। बट यहाँ पे तो मेरा काम है बता देना, बता दूंगा। एसएन का फॉर्मूला भाई ध्यान दीजिएगा, पदों का योगफल बोला जा रहा है, प्रथम n पदों का योगफल एसएन बराबर होता है n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू का d। अब आप ये सर हमको पता है तो क्यों नहीं बनाएंगे, इसीलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें भाई समय लगेगा, इसको एग्जाम में छोड़ देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, n की जगह पे 10 रखना है, 10/2। यहाँ देखिएगा 2 गुना का 1 की जगह पे 13, ठीक है। फिर देखिएगा n की जगह पे 10, 10 में से घटाएंगे तो डायरेक्टली लिख देते हैं 9 और d के जगह पे क्या आ जाएगा भाई -4 आ जाएगा। यहाँ कट जाएगा तो 5 लिखिएगा, ध्यान से 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 13 दूना का 26 हो जाएगा, ठीक है, 13 दूना का 26 और 9 चौका 36 यानी कि -36 हो जाएगा। इतना तक कंप्लीट है, 13 दूना का 26 और 9 चौका 36 आ जाएगा जी सर। और 5 में अब क्या कीजिएगा, -10 से गुना तो -50 आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी मानना है। बट एग्जाम में जाकर के भाई इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन के चक्कर में पड़िएगा कि नहीं ये समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना जी, मतलब कि बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन हो जाएगा, अब बता दीजिए। y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित है, ठीक है। y अक्ष का पहले निर्देशांक बताओ, पहले y अक्ष का निर्देशांक बताओ। आप लोग का कमेंट आना चाहिए। y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक भाई होता है 0, का y और x अक्ष का निर्देशांक होता है x, का 0। ये चीज आपको 100% आनी चाहिए। और एक चीज यहाँ पर सीख लो भाई, x, y, x को बोला जाता है यहाँ पर भुज, x को भुज बोला जाता है और y को भाई क्या बोला जाता है, y को आपका कोटि बोला जाता है। याद रख लीजिएगा, अगर भुज कोटि पूछे तो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है y और यहाँ से लेकर के 4,2 की जो दूरी है भाई वो 5 है, तो इसमें y अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है यही बताना है। इसका आंसर आपको एक तरीका में पता चल जाएगा, बट देखिएगा ध्यान से। क्या कहा जाएगा भाई, दूरी सूत्र निकालिए। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र ध्यान दीजिएगा, दूरी सूत्र होता है x1 - x2 यानी 0 - 4, 0 - 4 एक और होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा y और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो कितना है भाई साहब 2, y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूरी कितना दे दिया है, 5 दे दिया है और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 16 हो जाएगा और ये y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा भाई, ये जब उधर चला जाएगा स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस का y - 2। ये सिर्फ फॉर्मेट जान जाइए, ठीक है, इसका फॉर्मेट जानिए, एग्जाम में आएगा तो बाद में इसे बनाइएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 25 हो जाएगा और ये भाई 16 उधर चला जाएगा माइनस में। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y - 2 हो जाएगा, एक और स्क्वायर हो जाएगा,
ये आ जाएगा 9। अब देखिएगा ध्यान से, जब स्क्वायर इधर आएगा तो भाई रूट में आ जाएगा यानी y माइनस 2। ठीक है, अब ये 9 का हो जाएगा भाई साहब 3 बराबर y माइनस का 2 आ जाएगा। 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इधर माइनस में था तो उधर 2 कथी में चला जाएगा प्लस में, यानी कि 3 प्लस का 2 आ जाएगा बराबर का y आ जाएगा, यानी कि y का मान 5 आ गया। y का मान क्या आ गया भाई साहब, 5 आ गया। अगर देखा जाए तो 0,5 आएगा, 0,5, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये फॉर्मेट समझे कि ना समझे जल्दी से बता दीजिए, और ऐसा एग्जाम में आए तो आप लोग नहीं लिखिएगा भाई, नहीं तो देख रहे हो ना इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में ऑटोमेटिक 2 मिनट लग जाएगा। 2 मिनट लगेगा भाई तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसमें तो ऑप्शन है ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछा जाएगा, यदि r मतलब कि 5,6 बिंदु ए 6,5 एवं बी 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है तो y का मान क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ए और बी का मध्य बिंदु, ठीक है ना जी, आर जो यहाँ पे बात करें तो ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। भाई ऐसा देखो, क्वेश्चन आया तो बनाना है, बट लास्ट में लास्टिंग पॉइंट में ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ करके बना दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, ये तो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा तब बनाना पड़ता, बट कोई बात नहीं है। ये जो बिंदु है ना आर यानी कि 5,6 बिंदु 6,5 और बी यानी कि 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि 5,6 बराबर हमको लिखना क्या पड़ेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हो, इसको जोड़ो यानी कि 6 प्लस 4 बट्टा का 2। ठीक है, और यहाँ पे इसको जोड़ो यानी कि 5 प्लस y बट्टा का 2। ये समझ रहे हो ना, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ करके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिए, 5 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ध्यान से तो 10 बट्टा का 2 यानी कि 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 प्लस y बट्टा का 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो ये तो 5 हो ही जाएगा, तो ये 5 बराबर 5 और 6 बराबर इतना रख लीजिए, 6 बराबर 5 प्लस y बट्टा का 2, और ये 2 उधर चला जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा बराबर का 5 प्लस y, 5 इधर जाएगा तो 12 में से 5 गया तो 7 बजेगा, यानी y का मान आपका क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। और ये सब लास्ट में करना है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, पहले भारी भारी दे देगा बाद में हल्का हल्का देगा। देखिएगा अब आएगा हल्का हल्का क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा। 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आप एग्जाम में जाइएगा ना तो लिख के लाइएगा, माद माध्यक बोलक तीनों याद कर लीजिए, आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। अभी एगो फिक्स कर देता हूँ, माध्यिका निकालने का नियम क्या है भाई, माध्यिका निकालने का नियम समझिएगा। इसमें सबसे छोट कौन है, सबसे छोट 3 है, 3 के बाद कौन है, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है। ध्यान वहां बट लिखना यहाँ पर है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम सही लिख दिए, सही लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से एक काटिए, इधर से एक काटिए, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, मेन पॉइंट आ गया 7 और 8। एक बचता तो लिख देते हो जाता, बट यहाँ पे 2 बचा, दोनों को जोड़ के भागा 2 दे दीजिए, 7 8 15 बट्टा का 2, इसका आंसर लो 7.5 आ जाएगा। ये नियम सिखा रखा हूँ भाई, सिखा रखा हूँ। 11 का एक बार करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोल दीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। माध्यिका निकालने आया कि ना आया ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 9, का बहुलक क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमें तो बताना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसका तो ट्रिक क्या होता है क्या नहीं होता है आपको हम बता चुके हैं। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब। हम भी तो देखियो कि 12 का क्या करेक्ट बताओगे। सर 12 का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल आपने सही बताया। कैसे पहचाना समझ लीजिएगा, आपका ट्रिक यही ना होगा कि बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ जाए, यानी 9 देखिए 9 सबसे ज्यादा बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, यानी कि बहुलक इसका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप भी जान जाइए बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, माध्यिका मतलब काट कूट करना है। ठीक है, अब माध्य बराबर एक मेन पॉइंट बना, माध्य भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट सुनिए, इस क्वेश्चन पे हम
डिस्कस करेंगे और बताएंगे भाज्य क्या होता है। सबसे पहले समझ लीजिएगा भाई भाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद समझ लीजिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पे तुम देखने क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पढ़ूंगा ना भाई तो हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, तो भाई ये भी समझो जब विश्वास है ना हम पे तो इतना भी और विश्वास करो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के दूसरा से भाग लगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पे 4 आता है, याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आता है। याद रख लीजिएगा, एक को भाज्य अभाज्य कुछ भी नहीं बोला जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मतलब देखिएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 9 नहीं बोलिएगा क्योंकि 9 में 3 से भाग लग जाता है। उसी तरीके से अब आपको अंदाजा लग गया होगा भाज्य अभाज्य क्या होता है। यहाँ पे अभाज्य संख्या देखिए 27 को अगर कहिएगा तो 9 तिया 27, 35 13 को और 35 5 7 35, यहाँ पे 56 7 8 56, लेकिन 13 में कोनो पारा में 13 आता है? आप कहिएगा सर नहीं आता है, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सब फॉर्मेट को समझो और इसी के साथ आपको भी एग्जाम की तैयारी भाई अच्छे ढंग से करनी है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बरम्बरता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्य का 9 हो तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? भाई ये एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछे, पूछता है। एक फॉर्मूला आपको इसमें याद कर लेनी है कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक ध्यान से समझिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 गो माध्यिका और माइनस का 2 माध्य होता है। ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में तो हमारा 75 को क्वेश्चन पूछेगा, केनों में से एगो मार देंगे। ठीक है, तो बहुलक हमको निकालना है। चलिए 3 गुना माध्यिका के जगह पे देखिएगा दिया है 9 माइनस 2 गुना माध्य के जगह पे 8.9, 9 तिया कितना आ जाएगा? 27, 27 में से हमको घटाना है 9 दूना 18 के 88 लेख, 8 दूना 16 एक 17। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए 18, तो 27 में से हमको कितना घटाना है? 27 में से 18, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये कट जाएगा 9, तो 9 और देखिएगा ध्यान से, अगर 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 9.2, 9.2 समझ आया कि नहीं आया ये भी बता दीजिए, क्योंकि घटाव यहाँ नहीं आएगा तो कैसे होगा। अच्छा ज्यादा टेंशन है, घटाव नहीं आता है, यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, 0 बैठाने के बाद दशमलव हटा दीजिए, घटा लीजिएगा जितना आएगा, उसके बाद मेरे को पॉइंट बता लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको समझाया, अगर नहीं आता है आपको, मतलब आता होगा नहीं आता होगा तब की बात कर रहा हूँ। 9 तिया 27, इसको 270 लिख लेना। ठीक है, और इसको गुना कर लीजिएगा तो 9 में 18 का 8, 8 में 16 17 178, घटाइएगा जितना आएगा उसमें दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, एक दशमलव लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेट समझो भाई, फॉर्मेट समझो, ट्रिक समझो, क्या काम करना है। अगला देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 19 और 25 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा। बड़ी सब लोग कहता है कि सर एग्जाम में माध्य नहीं आता है, माध्य नहीं आता है। देखो तो माध्य का और माध्य का बहुलक का देखो तो कितना बड़ा लड़छाड़ लगा है। 19 और 25 का समांतर माध्य बताओ। आपका कमेंट आना चाहिए भाई साहब, आपका कमेंट आना चाहिए। सर पहले मैं 19 को और 25 को जोड़ दूंगा, चलो जोड़ दिया, भागा दे दूंगा 2 से, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 2 आ 1 3 गो, 1 हासिल हुआ 4 गो, और ये कट जाएगा 22 मरतबे में। कितना मरतबे में कटेगा भाई? 22 मरतबे में कटेगा। 15 का एक बार क्या बोलिएगा सर? 15 का भी आ जाएगा, 15 का भी आ जाएगा भाई, 15 का भी आ जाएगा। जल्दी से 15 का भी बोलो, और इसी तरीके से चलते रहो। जल्दी से जल्दी हमको सभी क्वेश्चन को क्लियर करना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं बराबर क्या होता है? मतलब देखिएगा इसको बोला जाएगा निश्चित घटना। तो निश्चित, अरे भाई ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी फास्ट तो नहीं हूँ, बट देखिएगा यहाँ पे लिखा जाएगा निश्चित। ठीक है ना जी, निश्चित घटना और प्लस में अनिश्चित घटना। निश्चित घटना और निश्चित घटना बराबर जोड़ करके क्या आता है? 1 आता है, आपको पता होगा। और संभव घटना असंभव घटना का जोड़ अगर मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे निश्चित अनिश्चित, तो दोनों का योग क्या आता है भाई साहब? आप कहिएगा सर 1 आता है, क्योंकि देखिएगा कितनों भी प्रयोक्ता रहे सबका अगर मान जोड़िएगा तो 1 आएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको समझने वाली पॉइंट है, देखिएगा संभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है? संभव घटना की आपका प्रयोक्ता 1 आ जाएगा। असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होता है? असंभव घटना की प्रयोक्ता तुम सब बताओ, असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या चीज होता है?
जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बताओ, इंतजार नहीं करूंगा। जी सर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना ही के लिए यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन भी बोल दीजिए एक बार। 16 का मेरे तरफ से भी बोल दो एक बार, मेरे तरफ से भी बोल दो सर, 16 का भी हो जाएगा। और मैं सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, ये भी लिख करके भी दीजिएगा। सर जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो सिक्कों के उछाल में दो गो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। आप लोग गलती कर दीजिएगा और दिमाग नहीं लगाइएगा, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि दो गो सिक्का को उछालने में दो गो शीर्ष, तो सबसे पहले समझ लो हेड आएगो टेल होता है सिक्का पर, दो गो है एक साथ, यानी कि एक साथ इसको गुना करेंगे। इसमें गुना हो जाएगा भाई हेड हेड हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा भाई टेल हेड हो जाएगा, इसमें गुना होगा भाई हेड टेल आ जाएगा, और इसमें गुना हो जाएगा भाई क्या आ जाएगा टेल और टेल आ जाएगा। टोटल का आ गया 4 गो। इसमें शीर्ष देखिएगा तो एगो माने कि एक गो ऐसा में खंड है जौना में 2 गो शीर्ष आया है, 2 लगल है इसीलिए एक आ जाएगा भाई, और एगो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको डी याद कर लेना है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार मिला होगा, नहीं तो आपको सीधा कह दिया जाता था कि 2 गो सिक्का उछला जाएगा, चित आने की प्रायिकता बताइए, पट आने की प्रायिकता बताइए, ऐसा देखने को मिलता था। बट आज ये नया क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 मतलब कि गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा भाई। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना जी, तो आप स्किप कर दीजिएगा, बट यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। कहा क्या जा रहा है, एक स्तंभ है और एक उसकी छाया है, तो स्तंभ की ऊंचाई उसकी जमीन पर मतलब कि स्तंभ की छाया जो बनी है ना, उसकी लंबाई की √3 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को रुका करके मतलब कि पढ़ लीजिएगा बाद में। तो यहाँ पे देखिएगा कहा यह जा रहा है कि ई इसके √3 गुना है, तो अब पी अभी किस में आता है बताइए, तो पी भी आता है आपका tan थीटा में। tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 बटा का 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, √3, यानी tan कितना डिग्री के मान √3 आता है, tan 60 डिग्री के मान √3 आता है। आपको ऑप्शन सी करेक्ट याद कर लेना है भाई, इसको आप एग्जाम में स्किप कर देना, स्किप कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करना भाई, पहले वो करना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी सह संख्या है तो ए का ए बी तो लसा ए बी हो जाएगा। अब बताओ सह अभाज्य है तो इसका लसा क्या हो जाएगा। ये भाई एग्जाम में बनता है, एग्जाम में 1 नंबर पे क्वेश्चन बनेगा कि ए बी सहअभाज्य, सहअभाज्य मैं देखिएगा अभाज्य चाहे सहअभाज्य, ध्यान से देखिएगा ए और बी है, ए और बी में कोई कॉमन चीज नहीं है, नहीं तो ए बी के पारा में आता है, नहीं बी ए के पारा में होता है। तो आप लोग पढ़े हो ना कि लघुत्तम में जब 3 4 का लघुत्तम ना निकले, 3 4 का लघुत्तम ना निकले तो 12 हो जाता है। उसी तरीके से आपको ये भी फॉर्मेट पता होना चाहिए, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों गुना हो जाता है। लघुत्तम का नियम यही कहता है भाई, अभी जान लो पहचान लो क्वेश्चन का। 19 का करेक्ट आंसर एक बार सी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। जी सर जी सी बोल दिया। अगला आप क्वेश्चन तो बताओ, अगला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, निम्नलिखित में कौन मतलब कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये लो भाई, ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये रख लो याद, दिमाग में करके रख लो भाई, ये पूछा जाएगा। 1/3 देखिएगा, सबसे पहले प्रायिकता का मान नहीं है, ये तो आपका प्रायिकता का मान हो जाएगा, ये भी आपका प्रायिकता का मान होगा। कैसे होगा देखिएगा, 1/3 यानी कि 1 में 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगा के यहाँ 0 बैठा के 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 करना पड़ेगा, ये भी आ जाएगा। यहाँ देखिएगा परसेंट में 33%, लेकिन 7/6 अगर 6 में हम मतलब कि 7 में 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम का 6 आ जाएगा, ठीक है। एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट यानी कि 1 आ जाएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा, जो कि गलत है। आपको ऑप्शन डी याद कर लेना है। क्या याद करना है भाई साहब, ऑप्शन डी याद करना है, बाद बाकी ये सब सही है, ये प्रायिकता का मान हो सकता है। समझे कि ना समझे। जी सर जी समझ के भाग करना है भाई। और परसेंट में आप लोग को ठीक है ना जी, 100 तक बताए थे, 100 तक याद रखिएगा। और सब लोग एक बार में एक ही बार में सी बोल दीजिएगा तो काम कैसे चलेगा, डी बोलिएगा भाई, डी 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 इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 7x² - 12x + 18 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन में लॉजिक आ गया, क्वेश्चन में लॉजिक आ गया भाई। कहा जा रहा है कि इसके जो है ना, पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का अनुपात अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी के जगह पे -12 है, ए के जगह पे 7 है, अनुपात का चिन्ह। अल्फा इंटू बीटा के जगह सी बाई ए 18, ए के जगह पे 7 है, यानी देखिएगा तो ये 12 हो जाएगा, बटा में 7 आ जाएगा, अनुपात का चिन्ह 18 बटा में 7 आ जाएगा। 7 से 7
अनुपात काट दो 12:18 आ जाएगा। अगर बात करें तो 6 दूना 12 और 6 का कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा। 2:3 आपको देखने को मिल जाएंगे। 2:3 आपको ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, डी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नया क्वेश्चन से भेंट हुआ। ये क्वेश्चन आपके 2021 या फिर 22 में है ना, 21 में पूछा गया है, 21 के प्रथम पाले में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले चीज यहाँ पे समझिएगा, a की जगह पे है ना भाई बड़का a दिया है, b के जगह पे आपको बड़का b दिया है, c के जगह आपको बड़का c दिया है। अब ध्यान देना है d बराबर आपको निकालना है b² - का 4ac। एक फॉर्मूला जानते हो ना, मूल बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 होंगे। तो d बराबर 0 आ जाएगा, b के जगह b का स्क्वायर आ जाएगा, -4 गुना बड़का a इंटू बड़का c आ जाएगा। इसमें से हमको c का मान निकालना है, यानी कि b² को उधर भेज देंगे तो -b² आ जाएगा बराबर -4ac। माइनस से माइनस चला जाएगा, बट आपको काटना नहीं है, यहाँ पे काटने के लिए समझा रहे, काटना वहां पे नहीं है। ये b² हो जाएगा भाई, और ये बटा में 4a हो जाएगा बराबर का c, यानी b² बटा में 4a, b² बटा में 4a आपको ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बात करिए कि सर यहाँ तो बड़का एबीसीडी था, यहाँ छोटका एबीसीडी था, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पे आपको 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय तो कम है बट ध्यान दीजिएगा भाई, सब कुछ जरूरी है। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा हो जाएगी। 23 का करेक्ट आंसर बताइए सर जी, 23 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा भाई लोग, जल्दी से बताइए। 23 का आपका जवाब एक ही आना चाहिए, पहले समझ लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये x अक्ष y अक्ष हो जाएगा। अब y बराबर 10 का आलेख, अगर यहाँ पर y 10 है तो इसको ऐसा ही नहीं पारते हैं, अगर x में रहता है तो ऐसे पारते हैं। याद है आपको जी सर? याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए आलेख कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आलेख कैसे पढ़ा जाता है ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक चीज देखो यहाँ पे, ये जब ऐसे पढ़ल गया है तो ये केकरा समानांतर है, तो ये x अक्ष के समानांतर है, यानी y बराबर 10 का आलेख, y बराबर 5, y बराबर 20 कुछ हो रहा है, y बराबर कहे तो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। अगर वहां x रहता तो यहाँ y हो जाता। सिंपल तरीका यही है भाई, यही आजमाओ, यही आजमा के लाखों बच्चों ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। लो भाई इसका आंसर आप खुद बताइएगा। चलिए 24 का मौका मिल गया आप लोगों को बताने का, 24 का करेक्ट आंसर बता दीजिए सर। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सर जी, बी हो जाएगा। अरे भाई कैसे बताया सर, ट्रिक है समझ लीजिएगा। ये आपने बनाया एक खंड, ठीक है, यहाँ x, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश, यहाँ पर y, ये वाला प्लस वाला, ये वाला प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला। ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा दोनों प्लस में, दूसरा में रहेगा तो पहले माइनस में बाद में प्लस में, तीसरा में रहेगा दोनों माइनस में रहेगा, चौथा में रहेगा पहले प्लस में बाद में माइनस में। देखिएगा ध्यान से, ये वाला प्रथम चतुर्थांश में है, चलिए एक लिख दिया। ये वाला आपका तीसरा चतुर्थांश में, देखो तीनों दोनों माइनस में है। ये वाला देखिएगा पहले प्लस बाद में माइनस, यानी चौथा चतुर्थांश में है ना जी, चौथा में। और ये वाला ध्यान दीजिएगा माइनस पहले बाद में प्लस, ये वाला दूसरा में। ये सब समझ गए ना जी, ये सब समझ गए कि ना समझ गए ये भी बता दीजिएगा, ताकि आप लोग बताइएगा तब ना आगे बताएंगे हम जी, आगे बताएंगे। समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या हो जाएगा। Sn का फॉर्मूला बोल देना है, जल्दी बता दो। Sn का फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ है, n/2 × 2a + n - 1 × d कहाँ पर है भाई। 25 का बोलने का जब मौका दिया ना आपको, जल्दी से बोल के बताओ। सबसे पहले बताओ, आप लोगों का कमेंट आया कि सर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर भाई। इसी तरीका से आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा बनेगा। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश का 10वां पद क्या हो जाएगा भाई। 10वां पद आपके एग्जाम में पूछेगा तो का काम कीजिएगा ये भी समझ लीजिए। 10वां पद मतलब कि a+ का 9d हो जाएगा। a+ का 9d, a की जगह पर देखो 2 है, और 9 गुना d के जगह पे क्या है भाई, d के जगह पे 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 5। 2 + 9 = 45। जल्दी से बोल दो कितना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी जल्दी बोलो,
26 का करेक्ट आंसर जल्दी बोलो सर। 26 का आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आप लोगों का कमेंट जो आया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद कर लेना है 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, घबराइएगा नहीं, अब हम क्वेश्चन स्किप करेंगे और इजी इजी क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का एनवा पद क्या हो जाएगा भाई। एनवा पद पहले समझ लो ना, एनवा पद का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, टी एन बराबर क्या हो जाता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी आ जाता है, ठीक है। तो एनवा पद यहाँ पे ए का मान देखिएगा 14 दे दिया है, ठीक है। 14 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह पे 9 में से 14 गया तो भाई कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 5 आ जाएगा, है ना, माइनस का 5 आ जाएगा, 9 में से 14 नहीं जाएगा तो ठीक है, 14 में से 9 गया तो 5 माइनस 5 आ जाएगा। ये देखिएगा भाई साहब 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा -5, ठीक है ना जी, -5 एन और माइनस माइनस प्लस में 5, ठीक है, ये वाला प्लस का चिन्ह है, यानी कि 14 - 5 एन प्लस में 5, 14 5 आ जाएगा भाई 19 माइनस का 5 एन, 19 माइनस का 5 एन कहाँ भाई, ऑप्शन यहाँ पर बी देखने को मिल जाएंगे। 28 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है अभी इसी वक्त, जल्दी जल्दी देख लीजिए भाई, समय कम है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर मतलब कि 0 में एक्स का मान क्या आ जाएगा, आप लोगों को बताए थे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा का 2a, कहाँ पर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर का, यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर का डी बटा का 2a। ये देखो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना जी, 4ac, यहाँ देखो डी के जगह डायरेक्ट दे दिया है रूट अंडर में, देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू का 2a जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा भाई, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो भाई 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 3 11 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा भाई 36, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, जोड़िएगा टोटल आ जाएगा 100, 100 में अगर करिएगा तो भाई साहब 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई साहब। 30 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है भाई। मजा आ रहा है ना, कमेंट में जल्दी बता दो भाई, मजा आ रहा है। अगर आपको बोरिंग भी लगेगा ना भाई तब भी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से भाई कंप्लीट कर लो। आज का फॉर्मेट जल्दी से जल्दी मतलब कि क्लियर करने का सोचो, क्योंकि आज हमने ठान ही लिया है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। वृत्त का परिधि जानते हो जी सर, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। कितना दिया है, 4 पाई दिया है, पाई से पाई गया, ठीक है जी। 2r बराबर का 4 आ जाएगा, यानी कि r बराबर का 4 बट्टा का 2, r का मान क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। r का मान 2 मीटर, जल्दी से बोल दीजिए कमेंट में, r का मान 2 मीटर, जल्दी से बोल दीजिए कमेंट में, इंतजार है कमेंट का भाई, बिल्कुल इसी तरीके से बोलते जाओ। अगला क्वेश्चन भी देखो जी, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगी भाई, कुल परिमिति क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या हो जाएगा भाई। अर्धवृत्त की पहले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है ये पहले आपको आना चाहिए, तब आपसे बनेगा। आप एक पढ़े हो ना, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर पढ़े हो जी, पाई प्लस 2 इंटू आर, यानी कि पाई प्लस 2 इंटू आर के जगह पे भाई 6 है। ये तो ऑप्शन आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा भाई, जल्दी से देख लीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। आप में इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, इसको स्किप कर दो। अगला देखिएगा ध्यान से, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या हो जाएगी जो केंद्र पर जो है 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई एक बताया ना जी, आप लोग पढ़े होंगे कि थीटा मतलब कि थीटा बटा 180 पाई 2 पाई आर, यानी कि पाई आर थीटा बटा 180। देखिए ना भाई साहब, यहाँ पढ़े होंगे पाई आर बटा 100 का 80 पढ़े हो ये वाला, और इंटू में थीटा पढ़े हो, चाहे इसे याद किया होगा थीटा बटा 180 या पाई आर याद किया होगा, ऐसे याद किया होगा भाई, इस पे फॉर्मूला पे रख के निकाल लीजिएगा। अगला देखिएगा, दो घन के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई। जल्दी से 34 का करेक्ट आंसर बताइए, आप लोग 34 का करेक्ट आंसर बताइएगा, तब हम आगे बता देंगे 34 का, ठीक है ना जी। कितना का, 34 का, 34 का करेक्ट आंसर बताइए। आपको हम उस दिन बताए थे आयतन रहेगा कितना का क्यू 1 होता है, 1 का क्यू, कितना का क्यू 27 होता है, कितना का क्यू 27 होता है भाई साहब, 3 3 9 3 27। अब 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल है 1 का स्क्वायर करिएगा 1 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा भाई साहब 9। 1:9 कहाँ पर है जी, जल्दी बता दीजिए सर जी, जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सर। 34 का सी आ जाएगा, 34 का सी आ जाएगा, 34 का सी आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या जवाब दीजिएगा। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। आपसे 2 नंबर में पूछेगा तभी भी इस क्वेश्चन को ना छूछा कीजिएगा, क्योंकि भाई कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा।
8,7,12,15,10,9,11 की माध्यिका क्या हो जाएगी। माध्यिका का नियम अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, पहले 7 है सबसे छोटका, ओकरा बाद 8 है, ओकरा बाद 9 है, ओकरा बाद 10 है, ओकरा बाद 11 है, ओकरा बाद 12 है, ओकरा बाद 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए भाई कंप्लीट। इधर से एक काटिए, इधर से एक काटिए, इधर से एक काटिए, एक काटिए, एक काटिए, एक काटिए, क्या बचा जी, क्या बचा। अरे भाई माध्यिका का फॉर्मूला इसी तरीका से बनता है, इसी तरीका से बनता है भाई साहब। आपको 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। याद अभी इसी वक्त भाई कर लो, तब आप नहीं पछताइएगा भाई। अगर अभी याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल कराओ ना, नहीं पछताना पड़ेगा आपको। जल्दी से क्लियर कर लीजिए, ठीक है जी, जल्दी से क्लियर कर लीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े। इतना कंफर्म है भाई साहब, जल्दी से बोल दो जी सर कंफर्म है। अगला बोलिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए भाई क्वेश्चन देखिएगा। 70 80 50 60 70 40 50 90 50 60। बहुलक भाई, बहुलक जानते हो ना, सबसे ज्यादा बार कौन आया। 70 देखिए एगो, यहाँ पर 2 बार, उसके बाद देखिएगा 2 बार 70 आ गया, ठीक है। 80 देखिएगा, 80 यहाँ पर भाई एक के बार है। उसके बाद 50 देखिएगा, 50 आपको 1 2 बार 3 बार देखने को मिल जाएंगे, 50 3 बार। और 60 यहाँ पे, यानी कि टोटल देखा जाए तो 50 सबसे ज्यादा बार है। आपको 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। ऑप्शन बी याद कर लो, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी याद कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अभी हम आपको क्या बताया कि घटित होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। तो अब देखिएगा ध्यान से, जब घटित होने की प्रायिकता 1 है तो ना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 में से P घटा दीजिए, इतना घटा दीजिएगा निकल जाएगा। तो आपका 1 में से P घटा दीजिए, यानी कि करेक्ट आंसर आपको क्या याद कर लेना है भाई, बी याद कर लेना है। जल्दी बता दीजिए। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब भाई ये बड़ी मुश्किल है, दोनों पासों पर जो है 5 अंक आने की प्रायिकता, इसका आप कहिएगा तो हम आंसर भी बता देंगे, बनाया कैसे जाता है ये भी बता देंगे। तो भाई 40 का करेक्ट आंसर पहले आप लोग बताइए, नहीं बताइएगा तो हम बना देंगे। अब कहा कैसे ज्यादा, देखिएगा 2 को पासा फेंका जाएगा तो टोटल अगर बात करें, टोटल प्रायिकता अगर बात करें संभव परिणाम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, एगो में 6 गो रहता है, एगो में 6 गो, टोटल आ जाएगा आपका 36 गो, ठीक है। और 5 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है भाई साहब। तो 5 अंक मतलब कि 5 अंक आएगा तो यानी कि 1/36 कर लीजिएगा, 1/36 हो जाएगा। बट अगर एक बात आपको बताऊं ना जी, रियलिटी देखिएगा, निकालिएगा उकालिएगा तो आपका झंझट बढ़ जाएगा, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा। अगर 2 गो पासा कहे ना भाई, 2 गो पासा 6 36 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा तब बनाइएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बनाइएगा। अगला देखिएगा, यदि 4, 5, 9, 11 एक्स का माध्य 7 है तो एक्स का मान, हाँ जी ई बनाइएगा ना जी, ई बनाइएगा, क्योंकि इसके बिना आपका एग्जाम अधूरा है। चलो भाई बताया था इतना, 4 जोड़ो 5 जोड़ो 9 जोड़ो 11 जोड़ो और उसके बाद एक्स जोड़ो, बटा में एगो दूगो तीनगो चारगो 5 गो है, 5 लिख दो और यहाँ पे 7 लिख दो। अब निकल जाएगा 7 पचे का 35 आ जाएगा, 4 5 9, 9 9 18, 18 गो 11 गो 8 गो 1 9 गो 29 हो जाएगा जी। सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा ये भी बता दीजिए। 7 पचे 35, एक्स का मान आ जाएगा 35 माइनस का 29, यानी कि भाई यहाँ पे अगर बात करें तो 29 में से 35 6 आ जाएगा, एक्स का मान 6 आ जाएगा जी सर, 6 आ जाएगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई, समझ आया कि नहीं आया, ये आपको जरूर बताना है भाई साहब, क्योंकि माध्य अगर समझ गए तो 1 नंबर। माध्य बोलक समझ लो भाई, जा करके आप 5 नंबर उठा लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा, हम भी नहीं रोकेंगे, ठीक है। अब छपरा एक्सप्रेस धरेंगे क्योंकि हमको तो 50 को बताना था, बट यहाँ पे आपका तो 42 हो गया, 10-15 क्वेश्चन और बताऊंगा, बस रहने दूंगा, ठीक है। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी। मूल की प्रकृति क्या ध्यान दीजिएगा, ए बराबर यहाँ पर 4 है, बी बराबर यहाँ पर 4 है, सी बराबर यहाँ पर 1 है, डी बराबर क्या आ जाएगा भाई साहब, b² - का 4ac आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b किस जगह 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a किस जगह पे 4 है, गुना c किस जगह 1 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 16, 0 आ जाएगा। हम आपको बताए थे जब d का मान 0 आता है तो मूलों की प्रकृति हो जाती है वास्तविक और समान। वास्तविक और समान माने वास्तविक और बराबर, वास्तविक समान यानी कि वास्तविक और बराबर। अब मैं ताकूंगा आपके कमेंट की ओर, आपका कमेंट क्या आया, क्या मैंने सही बनाया, आप कहिएगा जी सर सही बनाया। 42 का एक बार भी बोल दीजिए,
जी सर बोल दूंगा, 42 का भी बोल दूंगा। इसी तरीका से कितनों कमजोर हो ना, कितनों कमजोर हो, अभी अभी 9 से उठ के केवल में 10th में आ गए हो ना, तो अभी भी अगर क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे भाई साहब। देखिएगा 3a बराबर का 90 डिग्री, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ए का मान देखिएगा निकल जाएगा 90/3, यानी ए का मान 30 आ जाएगा, और साइन यहाँ पे आए ए, तो साइन 30 डिग्री का मान बता दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। आपका कमेंट आएगा कि सर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे तो छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साइन 25 प्लस थीटा माइनस कोस 65 माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आपको झंझट लगे कि ना सर जी हमसे ना बनेगा, क्योंकि हम तो 90 माइनस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बराबर नहीं जानते हैं, तो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन यहाँ पर है, साइन को पहले कॉस में बदल दीजिए। तो अगर हम साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 और माइनस का 25, ठीक है ना जी, प्लस का थीटा। ई वाला चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लिखते हैं ना साइन को अगर कॉस में बदलते हैं तो साइन का जितना रहता है ये पूरा थीटा के जगह पे है, तो 90 माइनस का ये पूरा, ठीक है। अब देखिएगा कॉस का कॉस आ जाएगा, और 90 में से 25 गया तो कितना, देखिएगा 90 माइनस का 25, ठीक है, और ये माइनस का थीटा आ जाएगा, माइनस का थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ देखिएगा कॉस 65 माइनस का थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। देखिएगा ये 90 में से 25 गया तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 65 माइनस का थीटा, और बराबर आ जाएगा कॉस यहाँ पे 65 माइनस का थीटा। भाई माइनस है, यहाँ पे माइनस है यार, माइनस है, माइनस है, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए एक नियम जानते हो, जब उतने में से उतने घटता है तो जीरो आता है। आपका कमेंट पहले से आ गया है कि सर यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या दिक्कत है भाई। अगला बहुत क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन कहा जाएगा, रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 167, x माइनस 4y बराबर इतना के हल हो जाएंगे। अब हल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिएगा x के जगह 2, y के जगह 3 रखिए, तो 5 दूना का 10, और यहाँ पे 2 तिहाई का 6, यहाँ 167 आया, नहीं आया, 16, अरे यार 16 होगा, ठीक है 16 होगा, ठीक है जी 16 होगा कि 167 होगा ये बाद में बताएंगे, 16 हो जाएगा। अब देखिएगा 2, ठीक है ना, 5 दूना का 10, ठीक है, और y बराबर कितने सब, अरे भाई इसमें ऑप्शन है सब एक ही जैसा दे दिया है, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल अगर बात करें 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एबीसी बराबर 36 है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात, इसको स्किप करो भाई, इसको स्किप करो। अगला क्वेश्चन ये भी स्किप कर दो, त्रिभुज का है, बट अगर ध्यान दीजिएगा तो समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा तो समझा देंगे। इसमें त्रिभुज एबीसी में क्या है, डीईबीसी पर लंब है। एक बार देखिएगा शॉर्ट तरीका में, समझ आए तो ठीक है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक त्रिभुज बना देना है, ठीक है जी, त्रिभुज बना देना है। इसका नामकरण बनना है ए बी सी। अब यहाँ पे ए डी ई जो है लंब है बीसी पर, हाई देखिएगा यहाँ पे डी ई लिख दीजिएगा, ठीक है डी ई लिख दीजिएगा। यहाँ पे ए डी बटा ए बी, अब यहाँ ए डी बटा का डी बी, यानी कि ए डी बटा का डी बी बराबर यहाँ पे दे रखा है 3/5, ठीक है 3/5 दे रखा है। और ए सी यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे रखा है कितना, ए सी बराबर का 5.6 दे रखा है। अब ये ए सी दिया है, ठीक है ए सी दिया है, तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी क्या हो जाएगा, पूरा ए बी माने कि 5 3 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, हमको क्या निकालना है, पहले ए ई निकालना है, ई वाला चीज निकालना है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ई वाला पूरा को पहले जोड़ो, तो पूरा को जोड़िएगा तो ए बी आ जाएगा 5 3 8, यानी कि ए बी हमारा आ गया 5 3 का 8, और यहाँ पे ई वाला खंड है, ए डी के मान हमारा है 3, ए डी बराबर कितना है भाई साहब 3 है। अब देखिएगा लिख दीजिएगा ए डी बटा का ए बी बराबर का लिख दीजिएगा ए ई बटा का ए सी। ए डी के जगह पे रख दीजिएगा, ए बी के जगह पे रख दीजिएगा, ए ई के जगह रख ही देता हूँ, मैं भी रख देता हूँ। ए डी के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 3, ए बी के जगह पे आ जाएगा 8, और बराबर ए ई के जगह पे यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए सी की जगह पे दे दिया है 5.6। कैलकुलेशन करके गुना करके निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श जीवा के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई स्किप करो भाई, स्किप करो। इजी इजी क्वेश्चन देखो, साइन cos 60 cos 30 sin 60 sin 30 का मान क्या हो जाएगा, अंदाजी मैं आपको बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा भाई समझ लीजिए, cos 60 का मान उतना है जितना sin 30 का होता है, cos 30 का उतने होता है जितना sin 60 का होता है। दोनों अगर देखा जाए तो इधर में गुणा करिएगा उतने आ जाएगा, इधर में करिएगा उतने आ जाएगा, यानी सेम टू सेम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैखिक समीकरण में चर का घात कितना होता है। रैखिक समीकरण में घात होता है भाई साहब 1, द्विघात समीकरण में घात होता है 2, त्रिघात बहुपद में होता है 3। ये सब जानते हो ना। रैखिक बहुपद में अगर बात करें तो 1 गो, द्विघात में 2 गो, त्रिघात में 3 गो, शून्यक त्रिघात का 3 गो, द्विघात का 2 गो, रैखिक का 1 गो, ये सब आता होगा। अब देखिए अब एकदम इजी इजी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन। देखो tan थीटा बराबर 4/3, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर 4/3, यहाँ पर P और यहाँ पर B, H का मान निकालिएगा 5 आ जाएगा। sin थीटा प्लस का cos थीटा, sin थीटा यानी कि sin P/H, P के जगह पे क्या है भाई, P के जगह पे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे H के जगह पे 5 है और यहाँ पे 3 बट्टा का फिर हो जाएगा भाई 5, क्योंकि B/H होता है, B के जगह 3 है, 5 का लघुत्तम 5, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7/5, 7/5 यहाँ पे आपको 7/5 ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो 51 का आपको फाइनल ऑप्शन भी याद कर लेना है। जल्दी जल्दी देखो, अब ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, सेक यानी cos इसका स्क्वायर करना होगा, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर कहिएगा तो बता देंगे, बट बड़ा है क्वेश्चन, हमारे पास कम समय है, हमने तो 50 क्वेश्चन क्लियर कर लिया ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण पर त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, ये आप पढ़े हो आप लोग। जल्दी से 53 का करेक्ट आंसर बताओ, 53 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, 53 का करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक पढ़े हो ना चाप की लंबाई, अभी आपको पहले बताया ना जी कि थीटा बटा 360 का दीजिएगा 360 और 2 पाई आर का दीजिएगा, और यहाँ से यहाँ काट दीजिएगा तो थीटा पाई आर बटा में 180, इस तरीके से बताए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये वाला ऑप्शन घस देना है, ऑप्शन घस देना है, या पाई आर थीटा बटा 180, ये भी सही है भाई, ये भी सही है, मतलब कि इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है 180 बटा में। ये बताइएगा जी, ये बताइएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो अंदाजे 1 कर दो, 1 कर दो। कैसे कि सेक को अगर कौशेक में बदलेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा से कौशेक थीटा हो जाएगा, 90 में से 11 घट गया 1 आ जाएगा। सिंपल है, समझ आया कि ना आया भाई, आ गया होगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई, सेक को हम बदल दिए कौशेक में, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पहिया का व्यास 40 सेंटीमीटर, इतना दूरी तय करने में, भाई हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखो, शंकु क्यों चाहिए, इसको भी स्किप करो भाई, जो बनाने में लगेगा कि 2 नंबरीय लेखन बनेगा उसको छोड़ दो, हमने बोला ना आपको स्किप कर करके बताऊंगा। देखो एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा, अब गोला का आयतन निकाल करके फिर वहां पे अगर मैंने कि पहले गोले की आयतन लिख दीजिएगा r और दूसरे का लिख दीजिएगा 3r, ठीक है ना, 3 गुना कर दीजिएगा, उसके बाद में दोनों का आयतन निकाल के तुलना कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसे अगर देखा जाए ना तो उसका आयतन का अनुपात 3 आयतन है 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, अगर ट्रिक पता है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। आयतन में हम क्या बोले जी, आपको आयतन में बोले थे कि आयतन में क्यों कर दीजिएगा 3 तिहाई 9 तिया 27, यानी कि 58 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 58 का आ जाएगा 27 गुना। ट्रिक है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो जान लीजिए, गोले की त्रिज्या 3 गुनी करेंगे उसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। और अगर क्षेत्रफल पूछ देगा तो भाई याद रख दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो उसके संपूर्ण भी क्षेत्रफल दे, छोड़ दो भाई, शंकु है, छोड़ो भाई, ये तो हो गया जी। अगला है 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर से क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला 5 क्वेश्चन और है भाई, देख लो, जब उतना रुका तो अगला देख लो, यहाँ पे 63 नंबर, 3 सेक स्क्वायर 57 - 3 tan स्क्वायर 33, इसमें आपको क्या लग रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो पहले 3 कॉमन निकाल दो, चलिए 3 कॉमन निकाल दिया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से बनता है भाई साहब फॉर्मूला, आप लोग पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, फॉर्मूला जाके याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से 1 बनता है, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और 1 3 गुना 1 बराबर का 3, यानी कि अरे यार इसमें तो है ये नहीं है, अगर बात करें सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से 1 बनता है, 3 गुना का, इसमें 3 ऑप्शन है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, यही है यार 63 64 नंबर, ठीक है ना, 64 नंबर क्वेश्चन है, cos 48 माइनस sin 42 का मान, यह आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है और एक बच्चे को मतलब कि हम सॉल्व भी करवाए,
तो cos को अगर साइन में बदल दीजिएगा तो साइन 42 हो जाएगा। और देखिएगा ध्यान से, अगर ध्यान लगाइएगा तो साइन 42 यानी 21 डिग्री हो जाएगा। 64 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन याद कर लेना है, याद कर लेना है, अभी इसी वक्त याद कर लेना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन ध्यान से। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 2,1,3,1,3 कैसी संख्या है ये आप बता दीजिए। 65 का करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई साहब। 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का कमेंट क्या आना चाहिए, इसके लिए तो मैं रुकूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 65 का जवाब दीजिएगा, ये आप लोगों से अभी हम पूछूंगा तब ना आप बताइएगा। 65 के लिए भाई रुक जाओ 1-2 मिनट, जल्दी जल्दी बताओ। 65 का देखते हैं कितने सारे बच्चे जो है सही सही से कमेंट करते हैं। भाई 65 बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, ठीक है ना जी, ईजी भी है 65 नंबर। बताइएगा ध्यान से, अब नहीं बताइएगा तो हम क्या कर सकते हैं। इंतजार में हो भाई, कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। सबका कमेंट एक साथ आएगा तब हम बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने तो कमेंट किया, हमने तो इधर ध्यान दिया उधर ध्यान दिया, बट आपने कमेंट किया सर एक अपनी में हो जाएगा क्योंकि रुकेगा नहीं। बार बार अगर एक एक शब्द लिखता ना, अगर डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे रहता एक 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 रिपीटेड होता तो अपनी में मार देते, लेकिन भाई यहाँ पे अपनी में हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा? ई एग्जाम में पूछेगा, रट लो एग्जाम में पूछेगा। सहअभाज्य संख्याओं का मसा एक आता है, सहअभाज्य संख्याओं का मसा एक आता है। 66 नंबर क्वेश्चन अभी इसी वक्त रट लो भाई, नहीं तो बाद में पछताइएगा। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? भाई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताओ। हमने आपको बता रखा है सर का करेक्ट आंसर। हम कॉलेज उस दिन जब हम क्लास किए थे तो बताए थे आपको m के जगह 1 2 3 4 5 रख के बताए थे कि देखो भाई इतना रखिएगा, ठीक है ना जी। m हमेशा विषम आना चाहिए, यहाँ विषम के लिए यहाँ पे क्या जाएगा भाई? ये तो समझ आएगा, ऑप्शन यही नहीं हो सकता है, ये भी समझ आएगा, ये भी सम अगर बात करें आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं मार दो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, सारा यहाँ पे ऑप्शन में गलत है। देख लीजिएगा। अगला, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है? ये तो आपको पता होगा। 2 क्वेश्चन है भाई, रुक जाओ 2 क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। रैखिक बहुपदों की संख्या आपको देखने को मिल जाएंगे। रैखिक बहुपदों की संख्या की 1 होती है। 68 का एक बार भी बोल दीजिए। जी सर भी हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रैखिक बहुपद हो गया ना जी, इसका शून्यक बता देना है। तो आप शांत मन से इसे निकाल करके हमें बता दीजिएगा। शून्यक किसको भाई निकालने नहीं आता है? किसको नहीं आता है? 69 और एक भाई 70 नंबर। आप लोग कहते हैं कि सर बता दीजिए, तो बताना बड़ी बात नहीं है, बट 1-2 क्वेश्चन अगर आप बता देते तो कमेंट में अच्छा होता है, ठीक है। px gx का घात है तो px का घात 6 है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को समझ लो, px इंटू gx, px का घात यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 6 है, और qx का घात यहाँ पे देखिएगा gx का घात यहाँ पर कितना है भाई साहब? 2 है। तो यहाँ पे px बटा gx का घात, इसका घात 6 है, इसका घात यानी कि 6 ऊपर 2 नीचे, काट के 4 नहीं लिखिएगा क्योंकि घात घटता है, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। ये सब सिंपल तरीके से आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आज का ये 70 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप ईमानदारी से एक बताऊं, 70 क्वेश्चन में अगर आपको ईमानदारी पूर्वक दिक्कत नहीं होगा ना भाई, तो एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो मेरा नाम जरूर लीजिएगा। ये बात आप कंफर्म तरीके से जान जाइए। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बट 1-2 क्वेश्चन ऐसा हुआ था भाई, टेक्निकल इश्यू के कारण बार बार रिपीट हो जा रहा था, उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। बट आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।